सॉल्टेड पॉपकॉर्न पे जीएसटी 5%, कैरामलाइज्ड पे बटर वाले पे 18%। मैं पिछले 4 साल से यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक कार रिव्यू चैनल पे पॉपकॉर्न की बात करूँगा। लेकिन मुद्दा ये है मेरे दोस्तों कि आज हम बात करने वाले हैं, आप जो कार्स खरीदते हैं उस पे कितने टैक्सेस लगते हैं उसके बारे में। थोड़ा-सा डीप डाइव करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में क्या टैक्सेस हैं वर्सेस अमेरिकन कंट्रीज़ में क्या टैक्सेस हैं। क्योंकि जब कंपैरिज़न की बात आती है तो पापा हमेशा शर्मा जी के लड़के से मार्क्स का कंपैरिज़न कर देते थे। लेकिन जब सैलरी की बात आती थी तो शर्मा जी से अपनी सैलरी का कंपैरिजन कभी नहीं करते थे। इसलिए ज़रूरी है कि आज दोनों चीज़ें जो हैं हाथ टू हाथ कंपेयर हो और आपको पता चले कि एक्चुअल में हम अनसेफ कार्स चलाने पे क्यों मजबूर हैं। बहुत बड़ा क्लेम है, लेकिन वीडियो के अंत तक आपको ये पता चल जाएगा कि इस देश में ज़्यादातर लोग अनसेफ कार्स क्यों चलाते हैं। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। अब जैसा कि मैंने कहा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय कार्स पे क्या टैक्सेस लगते हैं। सबसे पहले टैक्स स्लैब्स को समझना जरूरी है। अब देखिए 2014 में जब जीएसटी आया था तो ये हुआ था कि जो भी सर्विसेज हैं उस पे सीधे सीधे एक टैक्स रेट होगा। ऐसा नहीं कि वैट भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, वो भी लग रहा है, सर्विस टैक्सेस लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ एक टैक्स होगा जिसको नाम दिया जीएसटी। जीएसटी को बांटा गया 4 हिस्सों में, 5%, 12%, 18% और 28%। 5% है हमारी बेसिक नेसेसिटीज वाली चीजें और 28% है हमारी लग्जरी वाली चीजें। अब कार्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी जीएसटी स्लैब में आती है 28% के। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें सरकार के हिसाब से लग्जरी है और मैं मानता हूं कि हाँ भैया, ये लग्जरी है। अब जो पुराने टैक्स रेट्स थे उसके हिसाब से सरकार लगभग 45% टैक्सेस लेती थी। अब यहां पर सरकार को एक जीएसटी लाने से, वो भी मैक्सिमम स्लैब में भी रखने के बाद भी, कार्स में सिर्फ 28% जीएसटी लग रहा था। तो किसी महान इंसान ने, किसी महान दिमाग वाले ने ये हिसाब लगाया कि हम सेस भी लेंगे, अर्थात उपकर भी लेंगे, क्योंकि इससे जो डिफरेंसेस थे वो 16-17% के, उसे हम कवर कर सकते हैं। अब कार्स पे डिफरेंट जीएसटी और सेस रेट्स जो है आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए। सबसे पहला है कि कार की लेंथ अगर 4 मीटर से कम है, 1200 सीसी से कम का इंजन है और वो पेट्रोल गाड़ी है तो जीएसटी रहेगा 28% और सेस रहेगा 1%। सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो एसयूवीज पे लगता है। एसयूवीज बाय डेफिनेशन है वो 4 मीटर से ज्यादा की होनी चाहिए, उनका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 170 मिलीमीटर से ज्यादा होना चाहिए और उनका इंजन जो है 1500 सीसी से ज्यादा का होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपकी थार जो है वो एक एसयूवी नहीं है क्योंकि उसकी लेंथ 4 मीटर से कम है, लेकिन आपकी थार रॉक्स जो है वो एक प्रॉपर एसयूवी है बाबा। अब आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि टैक्सेस कितने लगते हैं गाड़ी पे। जब आप किसी भी गाड़ी की एक शोरूम कीमत की बात करते हैं, मान के चलिए वो पेट्रोल गाड़ी है जिसका 1200 सीसी से कम का इंजन है और वो 4 मीटर से छोटी है, तो उसमें 28% जीएसटी और 1% सेस ऑलरेडी लगा हुआ होता है। मतलब अगर मैं बात करूं टाटा नेक्सॉन के बेस मॉडल की, जो कि लगभग 8000 का है स्मार्ट ऑप्शनल, तो उसमें ऑलरेडी 2,32,000 रुपए टैक्सेस जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं कि टाटा ने कितने में वो गाड़ी बनाई, तो वो थी सिर्फ 5,68,000 रुपए की। ऐसे ही अगर मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर एसयूवी की बात करूं जिसका 1500 सीसी से ज्यादा का इंजन है, 170 मिलीमीटर से ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है और जो 4 मीटर से ज्यादा लंबी है, तो वो है अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर। टोयोटा फॉर्च्यूनर के बेस मॉडल का जो प्राइस है एक शोरूम, वो लगभग 37 लाख रुपए के आसपास है, जिसमें 28% जीएसटी और 22% सेस लगा हुआ होता है। जिसका मतलब हुआ बाबूजी कि गाड़ी की जो एक्चुअल कीमत है जो टोयोटा बना रही है वो सिर्फ 18.5 लाख रुपए है। टोयोटा ने इतना सारा माल लगाया, इतना बड़ा सेटअप किया, इतनी सारी चीजें की, उसे 18.5 लाख रुपए में धनिया जितना अमाउंट मिलेगा बचाने के लिए, और सरकार जिसने उसे ये बनाने की अनुमति दी उसे बिना कुछ किए 18.5 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन इससे टोयोटा का कोई नुकसान नहीं है, किसी भी मैन्युफैक्चरर का टैक्सेस से कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान होता है हमेशा कस्टमर्स का। अब देखिए इसके बाद आप उसमें रोड टैक्सेस देंगे जो हर प्रदेश का अलग अलग है। जैसे साउथ के कुछ प्रदेश हैं जहां पे 20% है, दिल्ली में 10 या 12% है।
तो लगभग 4 लाख रुपए आप वो देंगे। उसके बाद आप उसका इंश्योरेंस देंगे, उसके बाद आप उसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस देंगे, जिससे कुल मिला के जो गाड़ी की कीमत है, वो लगभग 51-52 लाख रुपए पहुँच जाती है। अब उस 51-52 लाख रुपए को खर्च करने के लिए आपको कमाना कितना पड़ेगा, आप सोच लीजिए। 52 लाख रुपए में लगभग 30% जोड़ दीजिए, जो कि लगभग 70 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। तो जब आप 70 लाख रुपए कमाएँगे, तब आप जाके एक टोयोटा फॉर्च्यूनर ले पाएँगे। कैसे? ऐसे कि 70 लाख कमाएँगे तो पहले तो आप 30% अपनी इनकम का सरकार को देंगे टैक्सेस के रूप में, इनकम टैक्स। उसके बाद जो बाकी बचेंगे पैसे, उसमें आप एक टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीद के लाएँगे। अब उस टोयोटा फॉर्च्यूनर की जो 50 लाख कीमत है, उसमें जो उसकी एक्चुअल कीमत है, वो सिर्फ़ साढ़े 18 लाख रुपए है। बाकी साढ़े 31 लाख रुपए फिर से आपने टैक्सेस में दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप और मैं कितने ज़्यादा टैक्सेस देते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ अमेरिका जैसी कंट्री की, जो कि डेवलप्ड कंट्री है, जिसका कंपैरिज़न मैंने बताया शर्मा जी के लड़के। अगर हमें कोई स्टैंडर्ड्स फ़ॉलो करने हैं तो हम अमेरिकन कंट्रीज़ वाला करते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट को कोई स्टैंडर्ड फ़ॉलो करने हैं तो वो अमेरिकन कंट्रीज़ वाला क्यों नहीं होता? ये थोड़ी सोचने वाली बात है। क्योंकि वहाँ की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है फोर्ड F-150, जिसकी कीमत लगभग 23,10,000 रुपए है। उसमें टैक्सेस लगते हैं सिर्फ 8% सेल्स टैक्सेस। तो 23,10,000 का 8% हुआ लगभग 1,84,000। उसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं 41,000। तो लगभग गाड़ी की कीमत जो होती है वो लगभग 25,35,000 के आसपास होती है ऑन रोड। अब आप सोचिए 23,10,000 एक शोरूम वाली गाड़ी अगर आप इंडिया में ले रहे होते और मान के चलिए कि वो फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ी होती या फिर कहें एक्सयूवी 700 जैसी कोई गाड़ी होती, तो आपके कितने पैसे लगते? अब आप अगर सोचिए 23,10,000 वाली बेस प्राइस की गाड़ी आप इंडिया में ले रहे होते, जो कि फॉर्च्यूनर से भी महंगी है, तो ऑन रोड वो जाके कितने की पड़ती? आपको वो गाड़ी 60 लाख रुपए से भी ज़्यादा की पड़ती। बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती मेरे दोस्तों। ये तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है टैक्सेशन का। आप रोड टैक्सेस जो देते हैं, उसको देते हैं कि आप जब गाड़ी चलाएँगे रोड्स पे तो सरकार उससे जो वेयर एंड टियर है, उसको रिपेयर करेगी। लेकिन कई बार जब बारिश हो जाती है तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। गड्ढे ही गड्ढे दिखते हैं सड़कों में। इस देश में सीडैन बंद होने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि पॉट होल्स ही नहीं खत्म कर पाती सरकार। अब रीज़न ये मुझे नहीं पता, क्योंकि रोड टैक्सेस तो सरकार हर गाड़ी के साथ लेती है, किसी को माफ़ नहीं करती है। अब फ़र्ज़ कीजिए आप कोई गाड़ी लेते हो, मान लीजिए आप लेते हो डिज़ायर। डिज़ायर आपने नई वाली ली, आपको पता है कि जी पेट्रोल में इसका मिनिमम माइलेज जो है वो 20 किलोमीटर पर लीटर तो है ही। आपने कहा कि जी मेरी गाड़ी जो है ₹5 पर किलोमीटर में चल जाती है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत जो है सिर्फ़ ₹100 है। तो बाबूजी एडिशनली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर इन सारे खर्चों को आप एक साथ देखेंगे, आप मान के चलिए एक्सप्रेसवेज़ पे जाते हैं, मान के चलिए आप आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जाते हैं, या मान के चलिए आप दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेज़ पे जाते हैं, तो जो टोटल टोल है, वो लगभग 2 से ₹2.5 पर किलोमीटर होता है। तो आप उसे भी अपनी गाड़ी की कीमतों में जोड़ लिया कीजिए पर किलोमीटर कॉस्ट में। तो अगर आप बात करें एक डिज़ायर जो ₹5 पर किलोमीटर में चलती है थ्योरेटिकली, वो एक्चुअल में एक्सप्रेसवेज़ पे 7 साढ़े ₹7 पर किलोमीटर में चलती है। उसके बाद उसकी सर्विसेज़, उसकी मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें अलग हैं। अगर वो सारी चीज़ें भी आप जोड़ लेते हैं, तो आपकी डिज़ायर जो कि सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार्स में से एक है, वो भी 8 से ₹9 पर किलोमीटर में चलती है। ये सब हो पाता है किससे? टैक्सेस से। टोल टैक्स, रोड टैक्स, जीएसटी, सेस, सबका कमाल है। आगे और बताता हूँ। जब आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं, तो आप देते हैं ₹100। आज क्रूड ऑयल की जो कीमत है 2014 से अगर मैं उसे कंपेयर करूँ तो पर बैरल लगभग $20 कम है। उसके बाद भी जो पेट्रोल की कीमतें हैं, वो स्काई रॉकेट हो रही हैं। इससे हो सकता है हमारे देश का बहुत सारा कर्जा खत्म हुआ हो, जिसके लिए मैं एप्रिशिएट करता हूँ सरकार को। लेकिन इसमें अगर सारे टैक्सेस वगैरह आप जोड़ेंगे, तो ये जो ₹100 हैं, इसमें से 50 से 60% जो है, वो सिर्फ़ टैक्सेस ही होते हैं। मतलब पेट्रोल की एक्चुअल कीमत 40 से ₹50 ही होनी चाहिए, जो हम ₹100 पे कर रहे होते हैं। अब इससे ये भी होता है कि जो भी सर्विसेज़ आप लेते हैं, जो भी सामान आप खरीदते हैं, जब ट्रांसपोर्ट महँगा होगा, तो उसकी कीमतें ऑटोमैटिकली बढ़ जाएँगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से ही दुनिया चल रही है। अगर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी, तो गुड्स की कॉस्ट ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगी।
बात आती है कि चलिए जी ठीक है, इतने में ही हो गया। तो मैं आपको फिर से बता दूँ कि जब आप गाड़ी की सर्विस कराने जाएँगे, तो आपका अगर सर्विस बिल ₹6000 है, तो उसपे 18% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ऐसे ही आप अगर कोई पार्ट लेते हैं, तो उस पर भी आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपकी गाड़ी ज़्यादातर सीकेडी बन के आती है या कंप्लीटली नॉकडाउन बन के आती है, तो उसमें तो आपको इम्पोर्ट चार्जेस लगभग 100% देने पड़ेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी मेरे दोस्तों। देखिए, वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि देश मजबूर है अनसेफ गाड़ियाँ खरीदने के लिए। ये मैंने इसलिए कहा था कि आप किसी भी मैन्युफैक्चरर को देखिए, उसका कोई नुकसान नहीं है चाहे जितने टैक्सेस बढ़ जाएँ। टैक्सेस बढ़ते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कस्टमर का नुकसान होता है। अगर ये 50 से 60% टैक्सेस को किसी भी तरह लाके 20% कर दिया जाए या 15% कर दिया जाए, तो आप सोचिए कितने सारे लोग अपनी ड्रीम कार ले पाएँगे। कितने सारे लोग एक सेफ कार ले पाएँगे। क्योंकि गाड़ी में 6 एयरबैग देना, एबीएस देना, ईवीडी देना, एडास देना, इसके लिए मैन्युफैक्चरर के पैसे लगते हैं। और अगर मैन्युफैक्चरर के पैसे लगेंगे तो वो उन फीचर्स के लिए आपको ज़रूर चार्ज करेगा। लेकिन अगर टैक्सेस कम होंगे तो हो सकता है कि वो सारे फीचर्स वाली गाड़ी भी आप ले पाएँ जो अभी आप अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ टैक्सेस, क्योंकि उन गाड़ियों के रेट्स ही इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि आपकी पहुँच से बाहर हो जाती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कार्स पे लगने वाले टैक्सेस को सरकार को एक बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, जिससे जनता आराम की साँस ले पाए, जनता सेफ कार्स ले पाए और मैन्युफैक्चरर्स को भी मैन्युफैक्चरिंग में मज़ा आए। नहीं तो वही है कि पूरा भारत अनसेफ कार्स खरीदते रहेगा और आप सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा के प्रचार करते रहिएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर हो सके, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते-जाते फिर से वही एक बात कहूँगा कि जो देश के साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।